नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं बेसिक नॉलेज विद सूरज सिंह। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जीडीपी के बारे में। दोस्तों, जीडीपी बहुत सुना होगा आपने इसके बारे में। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दोस्तों, आजकल ये वर्ड बहुत ही चर्चा में है। तो दोस्तों, आज हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे विस्तार से। दोस्तों, अभी पीएम जो हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने इसी जीडीपी के 10% हिस्से को कोरोना राहत पैकेज में देने की घोषणा की है। इसलिए ये जीडीपी जो शब्द है वो भी आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। दोस्तों, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने मंगलवार को एक घोषणा किया था, जिसमें कि उन्होंने अपने संबोधन में बताया था कि 20 लाख करोड़ रुपए कोरोना राहत पैकेज में उन्होंने देने की घोषणा की थी। जी हाँ दोस्तों, 20 लाख करोड़ रुपए। उन्होंने कहा था कि ये भारत की कुल जीडीपी का 10% है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि ये जीडीपी है क्या, कैसे तय होती है जीडीपी, इसके बारे में पूरी जानकारी और सटीक जानकारी। तो पीएम मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए दिया है कोरोना राहत पैकेज में। दोस्तों, ये भारत की जो जीडीपी है उसका 10% हिस्सा है, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अगर गणना किया जाए तो इसकी जीडीपी अगर कुल 200 लाख करोड़ रुपए की बताई जाती है। दोस्तों, भारत ने साल 2020-21 के लिए जो अपना बजट था उसमें करीब 30 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किया था। 2020-21 का जो बजट था उसमें 30 लाख करोड़ रुपए का बजट भारत ने बनाया था। दोस्तों, अगर जो पिछले वित्त वर्ष की बात करें हम लोग 2018 और 19 की, तो इस वित्त वर्ष में पूरे साल की देश की जो सकल घरेलू उत्पाद थी, जिसको हम जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका जो ग्रोथ रेट था वो क्या था, वो 6.8% था। दोस्तों, अगर फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 की बात की जाए तो उसके जो दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ का जो आंकड़ा था वो घट के 4.5% पहुंच गया था। दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो जीडीपी किसी भी देश का जो आर्थिक विकास है उसका सबसे बड़ा पैमाना है। जीडीपी से ही किसी भी देश के आर्थिक विकास का हम अंदाजा लगाते हैं। दोस्तों, अगर जीडीपी बढ़ती है तो इसका मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था ज़्यादा रोजगार पैदा कर रही है, और अगर जीडीपी घटती है तो दोस्तों रोजगार में कमी आती है, जैसा कि आजकल हम लोग कोरोना काल में देख रहे हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि हमारी जीडीपी तेजी से गिरी है इस कोरोना काल में। दोस्तों, इसका यह भी मतलब है कि लोगों की आर्थिक समृद्धि बढ़ रही है अगर जीडीपी बढ़ती है तो। दोस्तों, आइए जानते हैं क्या है जीडीपी और क्या होता है। दोस्तों, हर राष्ट्र की एक सीमा होती है। किसी भी देश की सीमा में अगर किसी निर्धारित समय के भीतर तैयार की जाने वाली सभी वस्तुओं और जो सेवा देते हैं, जो सेवाएं दी जाती हैं, उनके कुल मौद्रिक और बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। दोस्तों, अगर सीधी भाषा में अगर समझा जाए तो हमारे पूरे देश की जो सीमा है उसके अंदर एक समय में जो वस्तुएं तैयार होती हैं, जिनका विनिर्माण होता है, और जो सर्विस सेक्टर से जो हम सेवा देते हैं लोगों को, उन दोनों का जो मौद्रिक बाजार मूल्य होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जीडीपी कहते हैं। दोस्तों, किसी भी देश का जो घरेलू उत्पादन है उसका जो व्यापक मापन होता है, देश में क्या क्या उत्पादन हो रहा है, कृषि से लेके अपना इंडस्ट्री सेक्टर से लेके अपना सर्विस सेक्टर से लेके हर सेक्टर में क्या क्या उत्पादन हो रहा है, उसको हम कैसे मापते हैं, उसको हम मापते हैं जीडीपी से। दोस्तों, किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी सेहत का अगर पता लगाना है तो हम इसकी गणना आमतौर पर सालाना की जाती है। तो इसका हम जीडीपी देखते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था की सेहत क्या है। अगर जीडीपी ऊपर जा रही है यानी कि अर्थव्यवस्था की सेहत सही है, अगर जीडीपी नीचे जा रही है इसका मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था की सेहत खराब है। दोस्तों, भारत में हर 3 महीने यानी कि तिमाही इस सेहत को आंका जाता है। कुछ साल पहले इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और कंप्यूटर जैसी अलग अलग सेवाओं यानी कि सर्विस सेक्टर को भी जोड़ा गया था। दोस्तों, अगर जीडीपी के प्रकार की बात की जाए तो जीडीपी 2 तरह की होती है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। अगर नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो नॉमिनल जीडीपी में सभी आंकड़ों का मौजूदा कीमतों पर योग होता है, और अगर रियल जीडीपी की बात करें तो रियल जीडीपी में महंगाई के असर को समायोजित कर लिया जाता है। यानी कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में 10 रुपए की बढ़त हुई है तो महंगाई 4% है, तो उसका जो रियल मूल्य है उसके बढ़त में उसका रियल जो मूल्य हम मानेंगे उसकी बढ़त को हम 6% ही मानेंगे, यानी कि जो महंगाई है 4% उसको घटा देंगे। दोस्तों, केंद्र सरकार ने देश में जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात कही थी उसके लिए करंट प्राइस यानी कि नॉमिनल जीडीपी को ही आधार बनाया गया था। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है IMF,
जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसके अनुसार अप्रैल 2019 तक भारत की जो कुल जीडीपी थी, यानी कि नॉमिनल यानी कि मौजूदा कीमतों पर, उसका था मूल्य 2.972 अरब डॉलर। दोस्तों दुनिया की जो कुल जीडीपी है उसमें भारत का हिस्सा है करीब 3.36%, यानी कि पूरे वर्ल्ड की जो जीडीपी है उसमें भारत अपना योगदान देता है 3.36%। दोस्तों इसी प्रकार भारत की जो सकल जीडीपी है वो 2011-12 की जो स्थिर कीमतों के अनुसार 140.78 लाख करोड़ रुपए थी। दोस्तों 2011-12 में भारत की जो सकल जीडीपी थी वो कितनी थी? 140.78 लाख करोड़ रुपए। दोस्तों कब आया था जीडीपी का कॉन्सेप्ट? जीडीपी के इतिहास के बारे में हम आपको बता देते हैं। दोस्तों साल 1654 और 1676 के बीच चले डच के निवासी और अंग्रेजों के बीच जो अनुचित टैक्स को लेकर लड़ाई हुई थी, उसके दौरान सबसे पहले जमींदारों की आलोचना करते हुए विलियम पेट्टी नाम के एक शख्स ने जीडीपी की अवधारणा पेश की थी। दोस्तों जीडीपी की जो आधुनिक अवधारणा है वो सबसे पहले 1934 में अमेरिकी कांग्रेस रिपोर्ट के लिए सिमोन कुंटेज ने पेश किया था। कुंटेज ने कहा था कि इसे कल्याणकारी कार्यों के मापन के रूप में नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। 1944 में एक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, जिसके बाद से जो देशों की अर्थव्यवस्था है उसको मापने के लिए जीडीपी का इस्तेमाल किया जाने लगा। पहले जीडीपी में देश में रहने वाले और देश से बाहर रहने वाले सभी नागरिकों की आय को जोड़ा गया था, जिसे कि अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है। दोस्तों ये तो बातें हुई जीडीपी की। हम जो बातें किए ये हमने तथ्यों के आधार पर बात की है। दोस्तों जीडीपी से आम लोगों का क्या कनेक्शन है? अगर आम लोगों की भाषा में बात की जाए तो जीडीपी से आम लोगों का क्या बनता है और क्या बिगड़ता है? दोस्तों जीडीपी के आंकड़ों में आम लोगों पर भी असर पड़ता है। अगर जीडीपी के आंकड़े लगातार अगर जो कम होते हैं तो देश के लिए खतरे की घंटी बज जाती है। दोस्तों जीडीपी कम होने की वजह से लोगों की जो औसत आय है वो कम हो जाती है और लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। इसके अलावा अगर नई नौकरियां पैदा होने वाली हैं तो उनका भी रफ्तार सुस्त पड़ जाता है। दोस्तों आर्थिक सुस्ती की वजह से जो कंपनियां हैं वो क्या करती हैं? छटनी करती हैं। छटनी करने से क्या होता है? लोगों के हाथों से रोजगार चला जाता है। लोगों के हाथों से रोजगार चला जाता है तो लोग क्या होते हैं? गरीब हो जाते हैं। दोस्तों आज लोगों की जो बचत करने की आदत है वो भी खत्म हो जाती है। लोग बचत नहीं कर पाते हैं, उनके पास पैसा ही नहीं रहते हैं तो क्या बचत करेगा? और लोग जो निवेश करते हैं बैंकों में वो भी कम हो जाती है। लोग अपने बैंकों में जमा धन को निकाल कर यूज करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों जीडीपी पे क्यों भरोसा करना चाहिए? जीडीपी की आलोचना क्यों होती है? जीडीपी जो कॉन्सेप्ट है उसकी बहुत जगह आलोचना भी की जाती है। दोस्तों जीडीपी के जो आंकड़े हैं वो इस मामले में आलोचना इसकी की जाती है कि इसे जीवन स्तर का पैमाना नहीं माना जा सकता। जीडीपी के आंकड़ों से जीवन स्तर का कोई भी अंदाजा नहीं लगता है। दोस्तों एक अच्छी बात यह है कि समय समय पर अक्सर जो तिमाही जो रिपोर्ट जारी की जाती है, हर जो 3 महीने पे जो भारत सरकार रिपोर्ट जारी करती है और दुनिया भर में इसको मापने का पैमाना लगभग एक है। पूरे दुनिया में जो जीडीपी का जो मापने का पैमाना है वो क्या है? वो एक ही तरीके का है। दोस्तों लेकिन जीडीपी के कुछ सीमाएं हैं। अगर जीडीपी में कई चीज़ें शामिल नहीं की जा सकती, जैसे कि देश से बाहर होने वाले नागरिकों या फिर कंपनियों की कमाई को देश की जीडीपी में शामिल नहीं किया जा सकता। अगर देश के बाहर कोई नागरिक कमा रहा है कि या फिर देश के बाहर कोई कंपनी की कमाई हो रही है तो वो देश की जीडीपी में शामिल नहीं होता। तो उसको इसके अलावा बाजार से अगर बाहर होने वाले लेन देन का जो मापन है वो जीडीपी में संभव नहीं होता। जैसे कि अगर मोहन ने अपने 10 किलो अनाज देकर राम से 10 किलो अमरूद खरीद लिया तो ये लेन देन कहीं से भी जीडीपी का हिस्सा नहीं बन पाता। यानी कि अगर हम बाजार से बाहर कोई लेन देन कर रहे हैं, यानी कि बैंकों से उसका कोई रिलेशन नहीं है, और अगर हम ऐसे ही किसी से पैसा दे के कोई सामान खरीद ले रहे हैं तो ये क्या होता है? ये जीडीपी का हिस्सा नहीं बन पाता। यानी कि जिन दिनों में जिन देश जो भी देश हैं वहाँ पे कैश या फिर बाजार में लेन देन कम होता है तो वहाँ पे जो जीडीपी के आंकड़े आएंगे वो हमेशा कम ही आएंगे। दोस्तों जीडीपी से ये भी नहीं पता चलता कि देश के अमीरों और गरीबों में आय की कितनी असमानता है। अमीरी और गरीबी का जो खाई है उसके बारे में भी हम जीडीपी से नहीं पता कर सकते। दोस्तों सबसे बड़ी जीडीपी की जो आलोचना होती है वो होती है कि जीडीपी घटने या बढ़ने से ये पता नहीं चल पाता कि वास्तव में लोगों का कल्याण हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। दोस्तों जो पहले की जो सरकारें थी, कांग्रेस की सरकार के समय करीब 10% की जो तेज बढ़त वाली दौर में भी उस समय भी गरीबी थी, उस समय भी बदहाली थी। उस समय क्या था? उस समय जो जीडीपी की जो बढ़ने की रेट थी वो क्या थी? 10% थी। तो दोस्तों उस समय भी लोग गरीबी से मर रहे थे, हाय हाय कर रहे थे।
और अभी जब गरीबी का जो जीडीपी का दौर कम है तो उस समय अभी भी कमोबेश वही स्थिति है जो उस समय थी। तो दोस्तों इस तरह से जीडीपी से हम गरीबी का जो हम नहीं निकाल पाते हैं, गरीबी का आंकड़ा। तो दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों का आधार बनाकर कई लोग ये कह रहे हैं कि जीडीपी पर बहुत ज़्यादा जोर देना एक तरह की बेवकूफ़ी है। दोस्तों सिमोन कुजनेट्स ने जो यूएस कांग्रेस के समय 1934 में अपनी पहली रिपोर्ट में यही कहा था कि जब तक व्यक्तिगत आय के वितरण के बारे में जानकारी नहीं मिलती तब तक हम इसका सही मापन नहीं कर सकते कि लोगों का आर्थिक कल्याण हुआ है कि नहीं हुआ है। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं जीडीपी की गणना कैसे होती है। दोस्तों जीडीपी को मापने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक बनाए गए हैं जो कि मानक बुक सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स 1993 में तय किया जाता है जिसे कि हम SNA 93 कहते हैं। दोस्तों इसे हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूरोपीय संघ, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, OECD, संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड बैंक के प्रतिनिधियों ने इसको बनाया है। दोस्तों भारत में जो जीडीपी की गणना होती है वो तिमाही दर तिमाही होती है, यानी कि 3 महीने पे होती है। भारत में कृषि, उद्योग और सेवा 3 अहम हिस्से हैं जिनके आधार पर जीडीपी की गणना की जाती है। दोस्तों देश में जितना भी प्रोडक्शन होता है, जितनी भी उत्पादन होती है, उतना व्यक्तिगत उपभोग जो भी लोग व्यक्तिगत उपभोग करते हैं, व्यवसाय में जितना निवेश किया जाता है और सरकार देश के अंदर जितने भी पैसे खर्च करती है उसको जोड़ दिया जाता है। उसके अलावा कुल यानी कि विदेशों के लिए जो चीज़ें बेची गई हैं, जो विदेश में जो चीज़ों का एक्सपोर्ट किया गया है, उसमें से कुल आयात यानी कि विदेशों से जो चीज़ें अपने देश के लिए मंगाई गई है उसको घटा दिया जाता है। उसके बाद जो आंकड़े सामने आते हैं उसे ही हम ऊपर दिए गए खर्चे में जोड़ देते हैं। यही हमारे देश की जीडीपी होती है। दोस्तों इसको आप अच्छे से समझिएगा, जीडीपी की गणना कैसे की जाती है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद जब जीडीपी को राष्ट्रीय जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो प्रति व्यक्ति जीडीपी निकल के आता है कि प्रति व्यक्ति कितना उत्पादन हो रहा है, प्रति व्यक्ति जीडीपी का जो दर है वो कितना होता है। दोस्तों सबसे पहले ये तय होता है कि बेस ईयर क्या है, कि यानी कि किस ईयर का हम किस समय का जीडीपी निकाल रहे हैं, यानी कि आधार वर्ष। एक आधार वर्ष में देश का जो भी उत्पादन था उस साल की तुलना में पिछले साल की तुलना में कितना घटा कितना बढ़ा है, इसी घटाव और बढ़ाव का जो रेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जीडीपी कहते हैं। दोस्तों जीडीपी का जो आकलन है वो देश की सीमाओं के अंदर ही होता है, यानी कि गणना उसी आंकड़े पर होती है जो कि देश के अंदर जो उत्पादन हो रहा है या फिर देश के अंदर जो सर्विस सेक्टर से जो हमें पैसे मिल रहे हैं उन्हीं का गणना इस जीडीपी के आंकड़े। दोस्तों बाहर से आयातित होने वाली चीज़ों को जीडीपी में कोई हाथ नहीं है। दोस्तों जीडीपी के रेट में जो गिरावट का सबसे ज़्यादा असर गरीबों पे पड़ता है। भारत में आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा है, इसलिए आर्थिक वृद्धि दर घटने से गरीब तबके जो हैं वो उनकी पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। इसकी वजह यह है कि लोगों की औसत आय घट जाती है, नई नौकरियां पैदा होने की रफ्तार घट जाती है और वर्ष 2018-19 में जो दोस्तों प्रति व्यक्ति जो मासिक आय थी वो कितनी थी, 10,534 रुपये थी। दोस्तों जीडीपी तय कौन करता है? जीडीपी को नापने की जो जिम्मेदारी है वो भारत के सांख्यिकी और जो कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय है उनको मिलती है, उनको द्वारा जीडीपी का नापने का कार्य किया जाता है। तो जो भारत की सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के तहत आने वाले जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, वही जीडीपी को मापते हैं। दोस्तों यही ऑफिस पूरे देश से आंकड़े इकट्ठे करता है और उनकी कैलकुलेशन करके जीडीपी का आंकड़ा जारी करता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपने जीडीपी के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।